नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है प्रीत की बाहों में। और यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे विनती है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करता हूँ कहानी प्रीत की बाहों में। आज पूरे 2 वर्ष हो गए थे रोहित को गए हुए। राधिका रोहित के फोटो को लेकर गुमसुम सी बैठी थी, एकदम अकेली। अंधेरा हो चला था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था कि वो उठकर बिजली के स्विच को ऑन कर दे। जिसके जीवन में कुदरत ने ही अंधेरा भर दिया हो, वो बिजली की रोशनी का क्या करेगी? क्या होगा ऐसी रोशनी से? आज ही का तो दिन था। पूरी दुनिया में फैली महामारी कोरोना के कारण रोहित हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया था। उसकी अर्थी को भी तो कंधा नहीं दे पाई थी मैं। नगर निगम द्वारा निर्धारित आदर्श नगर कोविड शमशान गृह में अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस से लादकर बस उसके हाथ से अग्नि दिलवाई थी। कितना भयावह था वो समय, वो दौर। इंसान से इंसान को डर लगता था। एक दूसरे को देखते ही दूर भागते थे। दोस्त रिश्तेदार तो कोविड का नाम सुनकर ही भाग खड़े हुए थे। उसके बाद किसी ने भी राधिका से रोहित का हाल नहीं पूछा था। बेटी लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने पति और बच्चों के साथ वहीं फंस गई थी। अपने पापा को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर भी देख पाती थी वो। खैर, राधिका उठी और स्विच ऑन कर दिया। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। रोशनी में तो रोहित की फोटो और अधिक साफ हो गई थी। जीवन कहाँ से कहाँ ले आता है। वो भी क्या दिन थे जब वो एक अल्हड़ लड़की थी। महारानी कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट। लड़कों के लिए महाराजा कॉलेज था। अक्सर महाराजा कॉलेज के लड़के हम लड़कियों को छेड़ते ही थे। कई बार पुलिस भी आ जाती थी। शरारतों में तो वैसे हम भी कम किसी तरह नहीं थे। बस लड़के होने का फ़ायदा थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता था कि छेड़छाड़ केवल लड़के ही करते हैं। सारा का सारा दोष लड़कों के सर मान लिया जाता था। बात सन 1980 की है। हमारे ग्रुप की लड़कियों ने तय किया कि महाराजाओं को किसी तरह से छेड़ा जाए और सारा कसूर भी उन्हीं का हो, महारानियों का नहीं। और आज छेड़ने का जिम्मा मेरा था। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, यही गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी कि अचानक ही मेरे खुरापाती दिमाग ने कहा, सामने लड़का आ रहा है, उससे टकरा जा और गिर जा, हंगामा अच्छा हो जाएगा। फिर ग्रुप की लड़कियां तो थी ही तैयार, क्योंकि लड़के भी हमेशा हमें छेड़ते तो थे ही ना, इसलिए बदला भी लेना था। मैं नहीं जानती थी कि वह लड़का किस क्लास का है और क्या नाम है। कुछ लड़कों के नाम जानती भी थी जो मुझ पर लट्टू थे। मैंने आव देखा न था और बिना ग्रुप की लड़कियों से सलाह मशवरा किए सामने आ रहे लड़के से टकरा गई और गिरने का नाटक किया था। लेकिन नाटक पूरा नहीं हो पाया था। उसकी मजबूत बाहों ने मुझे इस तरह रोक लिया था जैसे राज कपूर ने नरगिस को पकड़ रखा था। अचानक हुए इस ड्रामे से वह जरा भी नहीं घबराया था। मेरे ग्रुप की लड़कियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको सुनाने में। वो चुपचाप शांत भाव से सुनता रहा। मैंने ग्रुप की लड़कियों की तरफ आंख मारी और इशारा किया, काम हो गया है। लेकिन वह मुझे अभी भी उसी तरह संभाले खड़ा था। आभास होते ही मैं देखकर शर्मा गई थी और सीधे खड़े होने का प्रयास करने लगी। उसने कहा, यूं ही रहना अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर और रहो ना। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें यूं ही रखना चाहता हूं। मैं सहम कर वहां से भाग खड़ी हुई थी। वह पहली मुलाकात थी हमारी, लेकिन ना तो उसने नाम जाना और ना ही मैंने। अगले दिन न जाने क्यों मेरी आंखें उसी को ढूंढ रही थी। मैं नहीं जानती थी ऐसा क्यों हो रहा है। दिल बेचैन था, मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन क्लास में बैठना जरूरी था। ठीक 1 बजे क्लास छूटते ही मैंने सीधे मेन गेट पर
रुख किया और वहां जा धमकी। बस उसकी एक झलक पाने को वह आया था, एक हाथ में अपनी साइकिल के हैंडल पकड़े और शांत भाव से चलते हुए। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं उसके सामने जाकर खड़ी हुई और साइकिल के सामने ठीक खड़ी हो गई। वह कुछ नहीं बोला था, बस अपनी साइकिल पकड़े खड़ा रहा। मैं ठीक उसकी साइकिल के आगे रास्ता रोके खड़ी थी। तभी वह बोला, किरण कैफे चलोगी? मैं जानती थी किरण कैफे रामनिवास बाग में लड़के लड़कियों के मिलने का एक सुलभ और सुरक्षित स्थान था। मैं हिप्नोटाइज सी उसके साथ होली थी। किरण कैफे तो मैं कई बार गई थी अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ, लेकिन इस बार किसी अजनबी लड़के के साथ, और वो भी पहली बार। हम आमने सामने की चेयर पर बैठ गए थे। वेटर आया तो उसने कॉफ़ी ऑर्डर किया और साथ ही एक एक मसाला डोसा भी ऑर्डर कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली थी, बस उसी को देखे जा रही थी। अभी भी मुझ पर हिप्नोटिज्म का असर हो रहा था। तभी उसने कहा, मैं रोहित हूँ और तुम? मेरा नाम राधिका है। बहुत प्यारा नाम है। केवल नाम ही प्यारा है? नहीं, वैसे तो तुम बेहद सुंदर हो और बहुत ही प्यारी हो। दिल से कह रहे हो? नहीं, मुंह से कह रहा हूँ। उसकी इस बात पर हम दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। आसपास वाले सभी हमारी तरफ देख रहे थे। धीरे धीरे इस तरह मुलाकातें होती रही। मेरा और उसका बीएससी कंप्लीट हो गया था। वो हमेशा कहता था कि तुम फूल पत्तियों में घास फूस में क्या देखती हो। अब यूनिवर्सिटी की बारी थी। मैंने बॉटनी सब्जेक्ट चुना और उसने केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को नए से नए एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं। छोड़ो इन फूल पत्तियों को, वो कहता था मुझसे, ये जो देने का स्वभाव है ना, बहुत कम होता है। पेड़, फूल, पत्तियां, टहनियां सब कुछ अपना सर्वस्व दे देती हैं। आज का इंसान तो बस लेना जानता है, छीनना जानता है। ओह, हम भी किन बातों में उलझ गए। तुम केमिस्ट्री पढ़ाओ और मैं बॉटनी। अचानक ही एक रात जयपुर में बाढ़ आई थी। हमारा सब कुछ उस बाढ़ में बह गया था। घर, सोफे, कार, सब कुछ। हाँ, वो सन 81 की साल था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने के रास्ते पानी और गाद से भरे थे। पानी और गाद सब जगह भरा हुआ था। चांदपुर बाजार में कारें मिट्टी में दब गई थी। कहते हैं हमारी कार भी शायद चांदपुर बाजार की गाद में ही फंसी थी। हम लोग बड़ी चौपड़ के पास ही रहते थे। इधर मुझे रोहित की भी चिंता हो रही थी। वह जवाहर नगर में रहता था, किराए के मकान में अपनी माँ के साथ। उसके पिताजी शायद उन लोगों को छोड़कर कहीं चले गए थे बरसों पहले। तब से आज तक वापस नहीं आए थे। बस किसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। हाँ, रोहित ट्यूशन भी पढ़ाने लगा था ताकि घर अच्छी तरह से चल सके। कई दिन बाद आज रोहित को देखा यूनिवर्सिटी में। आज उसके पास साइकिल नहीं थी। उसने बताया कि उसका घर का सारा सामान और साइकिल सब बाढ़ में बह गए थे। अभी वह सरकार के एक कैंप में रह रहे हैं। वहीं जब मैंने बताया कि हमारा भी आधा घर बाढ़ में टूट गया और ज़्यादातर मकान और घर का सामान बाढ़ में बह गया, वो अफसोस करने लगा। हमारी एमएससी की पढ़ाई चल रही थी और साथ ही साथ हमारी मुलाकातें भी। अचानक ही एक दिन रोहित मुझसे बोला, राधिका, तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया था। अगले 4-5 दिन तक मैंने उससे बात नहीं की थी। अचानक वह सामने आकर कान पकड़ कर माफ़ी मांगने लगा और उसके इस अंदाज पर मुझे हंसी आ गई थी। मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, सुनो, मुझे घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है। एशियाड चल रहे हैं। रामगढ़ बांध में एशियाड का नौकायन है। देखने चलोगी मेरे साथ? मैंने मन में सोचा था, बेवकूफ़ आदमी, रामगढ़ तो क्या, मैं तो पूरी दुनिया तेरे साथ चल सकती हूँ, पूरा जीवन तेरे साथ रह सकती हूँ। मेरा जवाब नहीं आता देख वो फिर बोला, देखो तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगी। मैं बोली थी, नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तो ठीक है, ले लो। ओके, विल सी। वैसे भी दोनों की जोड़ी पूरे यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुकी थी। कोई उन्हें हीर रांझा कहता, कोई सीरी फरहाद, तो कोई उन्हें रोमियो जूलियट कहता था।
एक बार एक लड़के ने उनको लैला मजनू कहा तो यूनिवर्सिटी के एक दूसरे लड़के ने उसे थप्पड़ मारा था। कहा था, बेवकूफ़, इतना भी नहीं जानता, लैला काली थी और ये तो पूरी गोरी चिट्टी एकदम अंग्रेज लगती है। रोमियो जूलियट की जोड़ी है ये। रामगढ़ बांध पूरा लबालब भरा हुआ था। देशी विदेशी जाने कितने ही मेहमान और कितने ही दर्शक वहाँ थे। हम लोग बस से गए थे। रोहित ने हम दोनों के लिए बैठने का इंतज़ाम कर लिया था। दोपहर में भूख लगी थी तो रोहित ने पास ही के गांव में ठेठ देहाती खाना कड़ेली में पकी रोटी, जो कि लहसुन की चटनी और कढ़ी खिलाई थी। शायद वह उसके कोई परिचित थे या हो सकता है शायद कोई रिश्तेदार, मुझे मालूम नहीं। स्वाद इतना बेहतरीन कि मैंने जीवन में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था। मैं रोहित के साथ इतने करीब और करीब थी। मैं उसको पकड़कर चल रही थी, कभी उसके कंधे पर अपना सर रखकर चल रही थी। सच बताऊं तो मुझे उसके साथ चलना बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का धुंधलका था। वह मुझे जमुआ माता मंदिर भी घुमाने ले गया था। वहीं मंदिर में उसने पहली बार मुझे अपनी बाहों में लिया था और मैं चाहती थी वह इसी तरह मुझे अपनी बाहों में जकड़े रहे। काफी देर तक हम दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। अचानक ही कुछ आवाज सुनकर हम दोनों अलग हो गए, संभल गए थे। उधर से कोई राहगीर गुजर रहे थे। उनके जाने के बाद रोहित ने कहा, मुझसे शादी करोगी? इस बार मैंने बिना सोचे समझे कहा, हाँ। वो बोला, मम्मी पापा से पूछ लिया? मैंने कहा, नहीं, लेकिन शादी मैं केवल तुमसे ही करूंगी। मुझ पर इतना भरोसा? खुद से भी ज्यादा। इसलिए तो माता के मंदिर में मैंने अपने आप को तुम्हारी बाहों में छोड़ दिया है। मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, जीवन भर साथ निभाऊंगी। मम्मी पापा ने मना कर दिया तो? मैंने आज से, अभी से तुम्हें अपना पति मान लिया है। तुम चाहो तो मंदिर में सिंदूर लेकर मेरी मांग भी भर सकते हो। नहीं, शादी तो हम सबके सामने ही करेंगे। हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा ना माने, बस यही फिक्र है। मम्मी तो मान जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम पापा की है। ये प्रॉब्लम मम्मी सॉल्व कर सकती हैं। बातें करते करते हम लोग बस अड्डे पर आ गए थे। बस देर से आई थी, आखिरी बस थी तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रोहित ने मुझे अंदर बैठने को कहा और खुद बस की छत पर चढ़ने लगा। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे बस की छत पर जा बैठी। वो बोला, तुम अंदर नहीं गई? जहां तुम वहीं मैं, समझे मेरे बुद्धू? हमारा प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। जब भी वो रोहित की बाहों में आती, लगता था सारा जहां प्रीत की बाहों में है। वह कभी जयपुर के बाहर नहीं गई थी, लेकिन जब जयपुर का कोई भी ऐसा स्थल नहीं छोड़ा जहां उन दोनों ने साथ साथ घुमक्कड़ी ना की हो। सिसोदिया रानी का बाग, विद्याधर शास्त्री का बाग, कनक घाटी, आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, रामगढ़ बांध और इस तरह ना जाने किन किन जगहों पर वो दोनों घूमते रहते थे। घुमक्कड़ की बात पर याद आया, स्टेचू सर्कल पर नाथ चाट वाले के यहाँ हम लोग जाकर जरूर बैठते थे। वैसे मुझे चांदी की टकसाल के पंडित चाट वाले की चाट सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन घर के बहुत नजदीक होने के कारण मुझे ये डर हमेशा लगा रहता था कि अगर हम दोनों को कभी साथ देख लिया तो बवाल मच जाएगा। एक दिन रोहित माना और मुझे रामगंज चौपड़ होते हुए पता नहीं किन रास्तों से पंडित चाट वाले के यहाँ चांदी की टकसाल लेकर चला गया। मुझे चाट खिलाई और हम वहां तक पहुंचे कैसे? उसकी साइकिल के ऊपर कैरियर नहीं था पीछे। मैं आगे डंडे पर बैठी हुई थी। हमेशा की तरह मैं साइकिल के डंडे पर बैठकर ही उसके साथ गई और ऐसा लग रहा था साइकिल के डंडे पर बैठी मैं उसकी बाहों में यूं ही हमेशा सिमटी रहूं। एमएससी कंप्लीट होते ही दोनों को जॉब की चिंता होने लगी थी। राधिका के लिए आए दिन लड़का देखने आने लगे थे। एक दिन परेशान होकर राधिका ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप लोग बिना वजह परेशान हो, मैंने तय कर लिया है कि शादी मैं केवल करूंगी तो रोहित से। इतना ही कहना था कि घर में कोहराम मच गया था। कहने लगे, वह लड़का ना हमारी जात बिरादरी का है
और ना हमारे बराबर का है, ना ख़ानदान का कोई ठिकाना और ना ही घर बाहर। कई दिन घर में बस ऐसे ही कोहराम होता रहा। जब कई दिनों तक मम्मी पापा तैयार नहीं हुए तो एक दिन मैंने रोहित से कहा, हमें आज ही शादी करनी है। आर्य समाज रीत से मम्मी पापा बिल्कुल राजी नहीं हो रहे हैं। वो बोला, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अंडरस्टैंड माई हैंडसम। वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि मुझसे शादी करो? कौन बेवकूफ़ होगा जो तुमसे शादी के लिए मना करेगा? लेकिन मम्मी पापा का आशीर्वाद भी तो ज़रूरी है ना। मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए और कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। अब बताओ, शादी कर रहे हो या नहीं? अभी बताओ, हाँ या ना। वो तत्काल बोला, हाँ। तो चलो अभी इसी वक्त हमें शादी करनी है, नहीं तो आज शाम मेरी सगाई हो जाएगी और फिर मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगी। फिर देखते रहना मेरी राह। इतना कहा और वो रोहित के कंधों पर लुढ़क गई, रोती रही। रोहित ने उसे संभाला और आर्य समाज मंदिर लेकर चले गए। आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर सीधे अपनी माँ के पास लेकर गया रोहित। बोला, आज से यही एक कमरा हमारा घर और ये तुम्हारी माँ है और सास भी। उसके ख्यालों की डोर तब टूटी जब डोरबेल बजी। बड़े ही अनमने से रोहित की तस्वीर को सेंटर टेबल पर रखा और दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलते ही एक सुखद आश्चर्य उसके सामने था। उसकी बेटी, दामाद और छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी उसकी नातिन सामने खड़े थे। अपनी बेटी को गले लगाया तो आज उसे लगा ये तो रोहित ही है। रोहित भी ठीक इसी तरह से उसे गले से लगाता था, फिर बाहों में जकड़ देता था। आज पूरे 2 बरस बाद फिर सचमुच वो प्रीत की बाहों में अपने आप को महसूस कर रही थी। अपनी बेटी की बाहों में आकर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो रोहित की ही बाहों में हो। लग रहा था आज फिर से वो प्रीत की बाहों में आ गई है। कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरी आपसे विनम्र विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।